हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन ट्रेड क्लासेस। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर बाल विकास का मॉडल पेपर सेट दूसरा देखेंगे। हमने एक सेट किया हुआ है, आज यह दूसरा पेपर है मॉडल पेपर। ठीक है, आप शालिनी डीएड क्लासेस साथ बने हुए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई भी डाउट हो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर क्लास अच्छा लगता है, समझ में आता है, हेल्पफुल है तो एक कमेंट जरूर करते हुए जाइएगा आप सभी लोग। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ, बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं। जैसे आपका पेपर हूबहू आता है, मैंने भी वैसे ही 40 क्वेश्चंस लिया हुआ है, करेक्ट। अब देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है। बहुविकल्पी प्रश्न से स्टार्टिंग करते हैं। 15 ये टोटल आते हैं। ध्यान रखिएगा ये 15 नहीं गलत होने चाहिए। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि TAT थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है, का विकास द्वारा किया गया था। यह किसके द्वारा किया गया था? इसके जनक, प्रतिपादक, निर्माता कौन है? किसने दिया था? ये यहाँ पे साइमंड ने, होल्ट्जमैन ने, मुरे ने, बैलक ने। बताइए, चार ऑप्शन दिया है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया था? आप सभी को पता है राइट आंसर क्या होगा। तो पहले का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, मुरे और मार्गन ने। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सिर्फ मुरे मिलेगा तब भी करेक्ट है, मार्गन वाल नहीं मिलेगा तब भी करेक्ट है। आगे देखिए यहाँ पे क्या है। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? एक टीचर है, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होना चाहिए या क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने दिया है। कक्षा में अनुशासन को बनाए रखना, डिसिप्लिन को मेंटेन रखना क्लासरूम में। कक्षा में समय अनुवर्ती होना, मतलब टाइम का पंचुअल होना, टाइम पर आना। विद्यार्थियों की कठिनाइयों को, प्रॉब्लम्स को दूर करना, शॉर्ट आउट करना, टैकल करना। एक सुवक्ता होना, बहुत ज़्यादा अच्छा ही, मतलब सुवक्ता होना, बहुत प्यार से बोलना, बहुत ढंग से समझाना वगैरह वगैरह, मधुरवाणी होना, ऐसा चीज़ें। तो सबसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो ये कक्षा में अनुशासन बनाए रखना अच्छी बात तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब कि महत्वपूर्ण नहीं है। ये भी नहीं कि एकदम टाइट रखो कि बच्चा सर घुमाया तो आप मारे पट्टे से, ऐसा थोड़ी होता है। ये गलत हो गया। कक्षा में समय पे आना, ये भी बात अच्छी तो है लेकिन एकदम महत्वपूर्ण नहीं है। टाइम पर आना अच्छी बात है सब। फिर ये सुवक्ता होना, बहुत ज़्यादा ही मधुरवाणी एकदम बोलते जाइए, एकदम मधुरम मधुरम वचन, तो ये भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि आपको बच्चों की कठिनाइयों को दूर करना है। आप शिक्षक हैं, बच्चे आपके पास इसीलिए आए, आप उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, और दो ऑप्शन है, उसे दंडित करना चाहिए और इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सीखने के पठार के निराकरण के लिए, आपके सीखने में जो पठार बाधा क्रिएट हो रही है उसको दूर करने के लिए आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए नहीं, और आपको ऑप्शन चारों दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि तीसरे का राइट आंसर क्या होगा। हम आराम से करेंगे, आज मैं धीरे धीरे करवा रही हूँ चीज़ों को। आप सभी कहते हैं बहुत तेज़ करवाती हूँ, इसलिए एकदम स्लो चलूँगी। बताइए, तो तीसरे का राइट आंसर आप सभी को मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। हमें उसे दंड नहीं करना चाहिए, उसे दंडित नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आपके कोई प्रॉब्लम है, पठार है, बाधा है, तो आप उसको रास्ता बताइए। ये थोड़ी है कि अगर बाधा आ गई तो आप उसको दिन भर जब जब जाओ तब मारो, जब जाओ तब मारो। उसका क्या होगा? बच्चा डर जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, भाटिया बैटरी का प्रयोग, फोर्थ है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया गया था? भाटिया बैटरी परीक्षण आप जान रहे हैं, वह परीक्षण या वह प्रयोग किसके लिए किया गया था? व्यक्तित्व की जांच के लिए, बुद्धि की जांच के लिए, दो ऑप्शन और होगा, सृजनात्मकता की जांच के लिए या अभिवृत्ति की जांच के लिए। तो आप सभी को पता है, बताइए फोर्थ आंसर क्या होगा? फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा? विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन? भाटिया बैटरी परीक्षण किसके लिए होता है? आप सभी को पता है, बुद्धि के लिए। किसके लिए? बुद्धि के लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 4 क्वेश्चंस कंप्लीट है। फिर यहाँ पे दिया है, विकास की प्रक्रिया के 4 बुनियादी तत्वों की पहचान की गई है। 4 बुनियादी तत्वों की पहचान की गई है। जो विकास की प्रक्रिया है, डेवलपमेंट का प्रोसेस, उसमें 4 बुनियादी तत्वों की पहचान की गई है। लेकिन यह पहचान किसने की है?
एरिक्सन ने, स्किनर ने, पियाजे ने, कोहलर ने। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कई तरीके से एक ही लोगों के नाम को 4-5 उन्होंने नाम दे दिए, वो मैंने आपको बताया है कई क्वेश्चन में। बात यहाँ पे विकास की गई, डेवलपमेंट की गई है, ठीक है। यहाँ पे विकास के प्रोसेस से 4 बुनियादी तत्व, ये भी बहुत अच्छा पिलर है। तो एक ही बात अच्छी है, 4 पिलर की जो बात की गई है यहाँ पे, वो आपके जीन पियाजे साहब ने 4 पिलर रखा है, और उनके सिद्धांत को मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं और विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, नो डाउट। नेक्स्ट देखिए, शैक्षिक विकास के मूल्यांकन का अर्थ है। शैक्षिक विकास के मूल्यांकन का क्या अर्थ है? छात्रों की प्रगति का आकलन करना, कक्षा अभिलेख का मूल्यांकन करना, कार्य के निष्पादन का मूल्यांकन करना, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है? आप क्या समझते हैं, बताइए। 6th का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी बताएंगे, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगी। फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा। आप सभी को बताना चाहूँगी, ये 6 क्वेश्चन शैक्षिक विकास में मूल्यांकन की जो बात पूछ रहा है। अगर आपसे सिर्फ मूल्यांकन पूछता तब तो आप ये टिक कर सकते थे कि छात्रों का प्रगति का आकलन करना, लेकिन शैक्षिक विकास की बात की गई है तो उसका मतलब एक लिए बेस्ट ऑप्शन ये होगा 6th का कि ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना, आपकी नॉलेज का मूल्यांकन करना, आपकी नॉलेज की एबिलिटी को जांचना, ना कि आपकी प्रगति को जांचना। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फिर देखिए, खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की उम्र किसको कहते हैं, बताइए। टॉयज़ उम्र, बताइए टॉयज़ एज क्या होती है? शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या सभी? कौन सी होती है खिलौनों की उम्र? फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा। किसी की भी गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा। कैरेक्टरिस्टिक है ये स्टेज की क्या होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, और कैरेक्टरिस्टिक्स पे ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, टेट सुपर टेट में बहुत आता है। टेट सुपर टेट में जल्दी आपको ऊपर के क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, ऐसे ही बीच की बात पूछ लेगा। ठीक है, टोली की उम्र क्या होती है, गैंग एज क्या होती है, विरोधी उम्र क्या होती है, तो आपको वह अवस्थाएं बतानी होगी। समझ में आई बात? अब यहाँ पे उसका राइट आंसर 7th का पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जहाँ पे आपकी शैशवावस्था समाप्त होती रहती है और बाल्यावस्था शुरू होती है, क्योंकि आप 2 साल का बच्चा जल्दी खेलता नहीं है, मतलब खेलता तो है ही है लेकिन उतना नहीं खेलने में बसता है। तो 3 साल में आता है तो साइकिल चलाने लगेगा, 3-3.5 साल के बाद लगभग, वो 3 पहिए वाली जो आती है। ठीक है, उसके बाद वो बैट बॉल भी इधर उधर खटर खटर करता रहेगा, तमाम चीज़ें वही, मतलब जो शैशवावस्था जो है वो ख़त्म हो रही है और बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था शुरू हो रही है, वही टाइम जो होता है खिलौनों की उम्र कहते हैं। ठीक है, आगे चले, नो डाउट। नेक्स्ट देखिए, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है, यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी थी? फटाफट बताइए। मॉर्गन ने, वुडवर्थ ने, गेट्स ने या गिलफोर्ड ने? अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है, यह परिभाषा किसने दी थी? फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा। फटाफट बताइए। मैं आपको ये आंसर नहीं बताऊंगी, जानते हैं क्यों? अभी मैंने आपको जो है वो बाल विकास की सारी परिभाषा शेयर की थी, उसका एक कलेक्शन मैंने आपको दिया था, उसमें मैंने ये बात करवाई थी। और आप मुझे बताइए कि क्या होगा राइट आंसर, मैं नहीं बताऊंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आता है, आने की चांसेस है। 8th का क्या होगा, सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। सूझ के द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सूझ के द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलोव, वुडवर्थ? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट बता सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पे एक ही है, कोहलर के द्वारा। ठीक है, अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट, यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है और 6 और का के मध्य में अंतर नहीं कर पाता है, कोई एक बच्चा है वो 16 को 61 लिख रहा है, ठीक है, 6 और का में अंतर नहीं कर पा रहा है, तो उसको आप क्या कहेंगे? उसके इस दोष को आप क्या कहेंगे? दृष्टि दोष, सीखने में असक्षम है, मानसिक दोष या मानसिक क्षय? 4 ऑप्शन दिया है। 10th का राइट आंसर क्या होगा, बताइए आप सब। कोई एक बच्चा है वो 60 को 61 पढ़ रहा है, 6 और का में क्या अंतर है वो नहीं कर पा रहा है, तो कौन सा ऑप्शन उचित होगा, बेस्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए? आप सभी को बता दूं, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन कहेगा, सीखने में वो असक्षम है। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट देखिए। घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है, एकदम बढ़िया वाली जो मित्रता होती है, बेस्ट फ्रेंड वाली जो फ्रेंडशिप होती है, उसकी प्रवृत्ति किस में देखी जाती है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, कि आपकी किशोरावस्था में, या उपयुक्त सभी? बताइए किस में देखी जाती है?
तो राइट आंसर आप सभी को बता दूं, ये शुरुआत जो है बाल्यावस्था से होती, 6 से 12, ठीक है। इसी में आपकी मित्रता हो जाती, फिर अगर चलती रही तो चलती रही, नहीं तो लड़ाई हो गई तो लड़ाई हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध मूर्त और तार्किक चिंतन से है? पियाजे साहब ने 4 अवस्थाएं बताई है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि उन अवस्थाओं में से अमूर्त और तार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी है? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, फटाफट बताइए। पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त और तार्किक चिंतन से है? तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था से, ठीक है। यही सबसे लास्ट वाली स्टेज इनकी यही है, ठीक है। नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। समस्यात्मक बालक की प्रवृत्ति से, जो समस्यात्मक बालक होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, कैसे होते हैं वो? समाज विरोधी होते हैं, झगड़ालू होते हैं, अपराधी होते हैं, उपरोक्त सभी? बताइए, समस्यात्मक बालक होते हैं जो, उनका नेचर कैसा होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे डी सही है। समाज विरोधी होते हैं, हमेशा झगड़ते रहते हैं और अपराधी प्रवृत्ति उनके अंदर जन्म ले लेती है, ठीक है। हमेशा आप किसी चीज़ को डांटेंगे, मारेंगे, करेंगे तो एक दिन क्या होगा, बागी तो बन ही जाएगा, चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी हो। फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है? फ्रायड ने मन की तुलना, मन का कंपैरिजन किससे किया है? समुद्र में तैरते हुए जहाज से, समुद्र में तैरते हुए मगरमच्छ से, समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से या उपरोक्त सभी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। फ्रायड ने, आप जान ही रहे हैं, फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है, मन का कंपैरिजन किससे किया है? क्या होगा 14 का राइट आंसर? ये नया क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए अगर आपने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। आप सभी को बता दूं, उन्होंने इसको हिमखंड से किया, बर्फ के तैरते हुए टुकड़े से किया हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छी बात है। सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में कब स्थापित की गई? तो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ खोली गई? जर्मनी में। किसके द्वारा खोली गई? विलियम वुंड के द्वारा खोली गई थी। कब स्थापित की गई थी? 1878 में, 1879 में, 1880 में, 1892 में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मेरे ख्याल से ये भी आपके लिए नया होगा, फिलहाल कोई बात नहीं, सिलेबस में दिया है। आप अगर अच्छे से चीज़ों को पढ़ेंगे तो साहित्य की किताब में दिया, मैंने वहाँ से पढ़ा था जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में थी। देखिए, तो इसका राइट आंसर 1879 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, हमने 15 क्वेश्चन यहीं पे कर लिया बहुविकल्पी का। किसका कितना सही हुआ ये बताएगा, ठीक है। अब बारी है अति लघु उत्तरी की, वो भी फटाफट देख लेते हैं। चलिए, 16 से लेके ये लगभग 30 तक होते हैं, इनकी संख्या देखिए क्या है। तुम मुझे बालक दे दो, नवजात बालक दे दो, उसे मैं कुछ भी बना सकता हूँ, चोर, वकील, डॉक्टर, जो कुछ कहो वो। क्या कथन किसका है, दावा किसने किया है? तो इनका नाम है वॉटसन, JB वॉटसन। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बार पूछी जाती, 1000 टाइम पूछे जाने वाली कथन है ये, कोई गलती नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, बालक के संवेगात्मक 17वां प्रश्न है, बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जहां कहीं भी आपको विकासात्मक सिद्धांत मिले एक ही टिक मारिएगा, जीन पियाजे। क्या मारेंगे? जीन पियाजे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कृदंत, बलबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार, वाक्य निर्माण किस विकास की अवस्था से है? किस अवस्था से ये चीज़ें होती? किसमें बच्चा किस स्टेज में कृदंत करता है, बलबलाता है, हाव भाव करता है, अपने शब्द भंडार की वृद्धि करता है, वाक्य बनाने की कोशिश करता है? तो वो होती है शैशवावस्था, दैट मीन इन्फेंसी स्टेज। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन क्रिया का विभाजन किन 2 प्रक्रियाओं में किया? क्या बोल रहा है? 19th क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन क्रिया का विभाजन किन 2 प्रक्रियाओं में किया है? अनुकूलन क्रिया को डिवाइड किया गया है, वो भी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत यह क्रिया है, ध्यान रखिएगा। तो उसको 2 सब स्टेज में बांटा है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लिखेंगे, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन क्रिया का विभाजन 2 प्रक्रियाओं में किया है, वो है आत्मसातकरण और एक है व्यवस्थापन। क्या है? एक है आत्मसातकरण और एक है व्यवस्थापन। 2 प्रक्रियाएं हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, गिलफोर्ड ने बुद्धि के त्रि-आयाम सिद्धांत के अंतर्गत किन 3 विधाओं में मानसिक योग्यता को वर्गीकृत किया? आज का जो क्वेश्चन है, मेनली क्वेश्चन कह सकते हैं कि 2015 का जो सेट था उससे लिया गया, ठीक है। मेनली क्वेश्चन मैंने वहाँ से देख के लिए हुए हैं आपका, ताकि रिवाइज ये सब आपके उसमें आए हुए हैं, ठीक है। मैंने अपने आप से नहीं बनाया है, वरना सोचिए इतने टफ क्वेश्चंस कहाँ से आ गए। गिलफोर्ड ने बुद्धि के त्रि-आयाम सिद्धांत के अंतर्गत किन 3 विधाओं में मानसिक योग्यता को वर्गीकृत किया है? तो राइट आंसर है, गिलफोर्ड ने बुद्धि के त्रि-आयाम सिद्धांत के अंतर्गत वस्तु,
उत्पाद और संक्रिया 3 विधाओं में से मानसिक योग्यताओं को वर्गीकृत किया है। इन तीनों में उन्होंने मानसिक योग्यताओं को ये 3 चीज़ें, 3 वो चाहे एक वस्तु, एक उत्पाद और एक संक्रिया है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते ही नेक्स्ट। युंग ने सामाजिक अंतरक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को किन किन भागों में बांटा है? युंग ने सामाजिक अंतर के बेस पर पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को किन किन भागों में बांटा है? तो आप राइट आंसर कहेंगे युंग ने सामाजिक अनुक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को जो 3 भागों में बांटा है वो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अभय नहीं होगा, उभयमुखी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। जो क्वेश्चंस इजी हैं, कई बार आपने किए हैं, मैं उन पे वक्त नहीं लूँगी। नेक्स्ट देखिए, वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप से चिंतन किया जाता है, वह कौन सी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप से चिंतन किया जाता है, क्या कहलाता है? राइट आंसर है वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप से चिंतन किया जाता है, वह तर्क कहलाता है। जहाँ पे चिंतन की बात आए वहाँ पे तर्क हमेशा आएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। आज मैंने क्वेश्चंस पूरे फॉर्मेट में लिख के आपको दिए हैं, आप इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, 1 नंबर का अति लघु उत्तरीय पूछता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ उसको एक शब्द में दे दीजिए। नेक्स्ट देखिए, बालकों की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होता है, क्या कहलाता है? बालकों की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में, अलग अलग सिचुएशन में व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल और सामाजिक समायोजन, सोसाइटी के साथ एडजस्टमेंट करने में समर्थ होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? बालकों की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होता है, एबल मानता है खुद को, तो वो होती है मानसिक स्वास्थ्य। उसका वो मेंटली हेल्थ है तो वो हर एक काम कर ले जाएगा, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में, अगर बच्चा मानसिक स्वस्थ है, उसका मेंटली विकास हुआ है। तो आगे चले नेक्स्ट देखिए। जब बालक किसी तथ्य, फैक्ट को, कार्य को दूसरे बालक के तथ्य या कार्य को देखकर उसी तरह सीखता है तो यह सीखने की कौन सी विधि? जब कोई बच्चा है किसी फैक्ट को, किसी कार्य को, किसी काम को दूसरे बालक के कार्य को देखकर सीख रहा है तो वह सीखने की कौन सी विधि है? तो इसका आप राइट आंसर यहाँ पे क्या लिखेंगे? जब बालक किसी तथ्य या कार्य को दूसरे बालक के तथ्य या कार्य को देखकर उसे सीखता है तो यह सीखने की निरीक्षण विधि कहलाती है। सीखने की निरीक्षण विधि, उस पर क्या कर रहा है? अपना ध्यान लगाए बैठा है, देख रहा है, क्या कहलाएगी? राइट आंसर है निरीक्षण विधि। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, अन्य बातों के समान होने पर, यहाँ पे 25वां है, अन्य बातों के समान होने पर बालक कई बार अभ्यास करते करते कोई चीज़ सीख लेता है तो सीखने की विधि थॉर्नडाइक के किस विधि के अंतर्गत आती है? बार बार सीख लेता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप लिखेंगे अन्य बातों के समान होने पर बालक कई बार अभ्यास करते करते कोई चीज़ सीख लेता है तो सीखने की थॉर्नडाइक की प्रयत्न और भूल की विधि होगी। ठीक है, प्रयत्न और भूल की विधि थॉर्नडाइक साहब ने दी थी, उन्हीं की विधि पूछा है, तो प्रयत्न और भूल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, बहुत सिंपल सा एकदम आम भाषा में क्वेश्चन बनाए। देखिए नेक्स्ट, जब एक कुत्ते के सामने पहली घंटी बजाई जाती है, ठीक है, फिर उसी के सामने भोजन का एक टुकड़ा दे दिया जाता है और कुत्ता जो है लार टपकाना शुरू कर देता है। यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने की क्रिया पर ही भोजन ना मिलने पर भी कुत्ता लार टपका देता है। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे? जब एक कुत्ते के सामने पहली घंटी बजाई जाती है, फिर उसी के सामने भोजन का एक टुकड़ा दे दिया जाता है और कुत्ता का लार निकलने लगता है। यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद जब जो घंटी बजाई जाती है और कुत्ते को बिना भोजन दिए ही कुत्ते को जो लार टपका देता है, यह जो क्रिया वो हो रही है, ये जो क्रिया वह हो रही है उसका आप यहाँ, ये क्रिया जो हो रही है लार का टपका बिना भोजन दिए, वो संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है जो पावलो ने दिया है। ठीक है, पावलो ने, क्योंकि संबद्ध रिलेशन है, उसको ये बात रिलेट हो गई थी, उसने बात अपने मन में कुत्ते रिलेट कर ली, घंटी बजेगी खाना मिलेगा, घंटी बजेगी खाना मिलेगा। ये बात उसका मतलब खाने का, घंटी का उसने संबद्ध बना लिया था, एसोसिएट कर लिया था। समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरक का नाम? तो भूख, प्यास, नींद। भूख, जब आप पैदा होते हैं आपको भूख लग जाती है, आपको प्यास भी लग जाती है और नींद तो आती रहती है। ठीक है, जन्मजात प्रेरक होते हैं। अर्जित प्रेरक और जन्मजात 2 प्रेरक हैं। देखिए नेक्स्ट, वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी वस्तु या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है और उससे उसका लगाव हो जाता है, क्या कहलाता है? वह प्रवृत्ति, वह नेचर जो बच्चे में, बालक में किसी वस्तु को या प्रतिक्रिया के प्रति अपना ध्यान, अटेंशन फोकस कर देता है और उसको उसका मन लगा रहता है, तो क्या कहेंगे? तो राइट आंसर यहाँ पे एक छोटा सा है, रुचि, इंटरेस्ट। वह प्रवृत्ति जो बालक में होने वाली किसी वस्तु या व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करती है और उसका जो मन लगा रहता है, तो वो है रुचि का। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप अपना ध्यान वहाँ पे हर कीमत पर लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट।
29 स्मृति जो एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता होती है, मेमोरी के अंतर्गत होने वाले 4 प्रक्रियाओं का नाम बताना है आपको। स्मृति मेमोरी के अंदर जो एक जटिल मनोशारीरिक योगात्मक योग्यता वाली योग्यता होती है, उसके अंतर्गत होने वाली 4 प्रतिक्रियाओं का नाम बताना है। तो स्मृति जो एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता होती है, इसके अंतर्गत 4 है: सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण करना और पहचान करना। पहले तो सीखोगे, फिर आप उसको धारण करोगे, फिर उसको पुनः स्मरण करोगे, फिर उसकी पहचान आपको होगी। क्लियर है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, कोई गलती नहीं करेगा। 30वां प्रश्न देखिए, आपसे पूछ रहा है माध्यिका क्या है, बताइए। जब पदों के परिणाम के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तब बीच वाले पद को माध्यिका कहते हैं। जब पदों के परिणाम के अनुसार आप आरोही या आरोही क्रम में उसको अरेंज कर रहे हैं, तो बीच वाला जो पद होता है उसको हम माध्यिका कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 30 क्वेश्चन हमने कर लिया जहाँ पे अति लघुत्तरी समाप्त होते हैं। अब बारी है लघुत्तरी की, जो कि 2 नंबर के होते हैं, 10 क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं? बाल्यावस्था को हम चाइल्डहुड कहते हैं। बालक की वह अवस्था जिसमें बच्चे में स्मरण चेतना का विकास, याद करना, स्मरण करने की जो चेतना, उसका विकास होता है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है, जिसमें छात्र नवीन वस्तुओं के संबंध में जानने हेतु जिज्ञासु होते हैं। नई चीज़ों को जानने के लिए उनके क्यूरियोसिटी रहती है, क्या है, कैसे है, क्यों हो रहा है, सेब लाल क्यों है, आम पीला क्यों है, ऐसा ऐसा तमाम क्वेश्चन रहते हैं। यह विकास की अवस्था होती है जिसमें बालक के व्यक्तित्व और चरित्र का विकास तेज, उसके व्यक्तित्व का, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उन सबका विकास बहुत तेज गति से होता है। आप अपने तरीके से बहुत कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। बुद्धि लब्धि से क्या तात्पर्य है? बुद्धि लब्धि किसी बालक में उपस्थित बुद्धि की मात्रा का मापन, उसके अंदर कितनी बुद्धि प्रेजेंट है या उसको कितना पता है, उसकी मात्रा का मापन होता है। इस विधि के द्वारा हम बालक की वास्तविक उम्र का और मानसिक उम्र की सहायता से उसकी बुद्धि लब्धि की क्षमता को मापते हैं। सूत्र दिया गया है, तो हम उस सूत्र के हिसाब से उसकी जो बुद्धि लब्धि है उसकी क्षमता को माप सकते हैं। ठीक है, बुद्धि लब्धि का सूत्र याद रखिए, काफी प्रश्न बनता है। नेक्स्ट देखिए, वैकल्पिक विभिन्नता से क्या, इंडिविजुअल डिफरेंस से क्या मतलब है? वैकल्पिक विभिन्नता लिंग भेद के कारण भी पाई जाती है, जिससे बालक बालिकाओं की रुचि, क्षमताओं, योग्यताओं, आवश्यकताओं आदि में अंतर होता है। ठीक है, बालक का अलग है, लड़कियों का अलग है, लड़के का अलग, उनकी योग्यता अलग है, उनका इंटरेस्ट अलग है, उनकी नीड अलग है, उनकी अलग है। ठीक है, जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है वैसे वैसे अंतर अधिक हो जाता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे ये डिफरेंस भी बड़ा होता जाता है। नेक्स्ट 34 है, व्यक्तित्व को परिभाषित किए। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण या विशेषताएं होती हैं, कुछ अच्छे से गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होती है, एबिलिटीज होती है जो व्यक्ति दूसरे में नहीं होती है। इन्हीं गुणों विशेषताओं के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से, इन्हीं क्वालिटीज के कारण एक बंदा दूसरे बंदे से अलग होता है। ठीक है, व्यक्ति के इन्हीं गुणों का समुच्चय को ही हम व्यक्तित्व कहते हैं। यही जो सारा गुण दिख रहा है कि उसमें अलग है, उसका रंग काला है, इनका गोरा है, उनमें ये है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, ये नाचने में बहुत अच्छा है, वो खाना बनाने में बहुत अच्छी है, तो वो किसी और काम में बहुत अच्छी है। तो ये सारे जो डिफरेंस होते हैं जो एक दूसरे में नहीं मिलते हैं सेम सेम जैसे, तो ये सब व्यक्तित्व के कारण होते हैं। आगे चले, नो डाउट अपने तरीके से आप और भी बेस्ट लिख सकते हैं। वंशानुक्रम से क्या मतलब है ये भी देख लेते हैं। वंशानुक्रम का अर्थ है माता पिता से प्राप्त होने वाले गुण। ठीक है, और उनमें सभी अनुभवों का बोध होता है जो व्यक्ति को जन्म से ही मिल जाते हैं, जो बर्थ से ही मिल जाते हैं। प्रायः बालक का रंग, रूप, बुद्धि माता पिता से मिलती जुलती रहती है। एक माता पिता से उपलब्ध बालकों की शक्ल भी प्रायः मिलती जुलती है, फेस भी मिलता जुलता रहता है। जैसे कहते हैं ना कि अच्छा वो उनकी लड़की है, वो उनका लड़का है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, परिपक्वता को परिभाषित कीजिए। मैच्योरिटी क्या होती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप, परिपक्वता का अर्थ शरीर के स्वाभाविक विकास से, ये चीज़ बॉडी के स्वाभाविक विकास को देख के होती है। आयु और वृद्धि के हिसाब के साथ साथ बालक के शरीर के अंग प्रत्यंग का विकास हो जाता है। ठीक है, ऑर्गन्स का भी डेवलपमेंट हो जाता है, और केवल शारीरिक विकास ही नहीं होता है बल्कि मानसिक विकास भी होता है। इसे स्वाभाविक विकास के परिणाम स्वरूप उसके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन लगते हैं। मतलब क्या है, मैच्योर हो गया, आपको कहा जाता है ना कि अब आप मैच्योर, जैसे आप भी इस समय मैच्योर है, मैं भी इस समय मैच्योर हूँ। तो क्या होता है कि मैच्योरिटी कैसे आई? सिर्फ शरीर आपकी बड़ी हो गई, मेरी बड़ी हो गई इसलिए नहीं, हमारा आपका दिमाग भी बड़ा हुआ, हमारा जो मानसिक स्तर है वो भी बड़ा हुआ। शारीरिक तो स्तर तो बड़ा ही हुआ, लेकिन हमारा मानसिक स्तर भी बढ़ा, तो दोनों बराबर बराबर बढ़ते गए, तो ये हो गई मैच्योरिटी। क्लियर है, नो डाउट। नेक्स्ट देखिए, फिर यहाँ पे क्या है, कोहलर द्वारा वर्णित अंतर्दृष्टि का अर्थ है। कोहलर के सिद्धांत में अंतर्दृष्टि का एक शब्द देखने को मिलता है, उसका मतलब क्या होता है, मन की बात समझने की शक्ति और ज्ञान चक्षु। मतलब कि उस समय क्या आया, उसने कैसे दिमाग लगाया, क्या सोचा, क्या सोच भिड़ाई, ये सब। आगे चलते हैं, नेक्स्ट
ग्राम शिक्षा समिति से आप क्या समझते हैं? आपके पेपर में दिया था इसलिए मैंने लिया है, सिलेबस से बाहर नहीं, ये मत सोचिएगा, ठीक है। 2015 में ये था, देख लीजिएगा। ग्राम शिक्षा समिति अपने पंचायत क्षेत्रों में बेसिक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करवाते हैं और नियंत्रण भी रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं। योजना वगैरह पूरे प्रारूप में बनवाई जाती है। यह समिति अपने मुख्य कार्यों के अंतर्गत भवन का निर्माण भी करवाते हैं, अन्य प्रगति योजनाएं को भी ले आते हैं। विषय में जिला पंचायत की परामर्श देगी। इसमें क्या होता है, जिला पंचायत अपना परामर्श देती है, अच्छा आप ये कर लो, यहाँ कर लो, वहाँ मैनेजमेंट कर लो, स्कूल बनवाएंगे। और अनाथालय भी खुलवाते हैं। आशा वगैरह जो होती है उनको भी सपोर्ट करते हैं। आंगनबाड़ी का काम होता है, वो सब भी देखा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है ध्यान और रुचि का संबंध बताना है, ठीक है। अटेंशन और इंटरेस्ट का, ध्यान एवं रुचि में घनिष्ठ संबंध होता है। व्यक्ति की जिसमें रुचि होती है उसका ध्यान भी वही, बहुत अच्छी बात कही कि व्यक्ति की, पर्सन की जिसमें रुचि होगी उसका ध्यान भी वहीं लगा रहेगा। जिस वस्तु पर हम ध्यान देने लगते हैं वह हमारी रुचि उत्पन्न हो जाती है, जिस पे हम ध्यान देने लगते हैं उसमें हमारी इंटरेस्ट जाग जाती है, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत, बहुत साधारण सी भाषा में मैंने आज लिया हुआ। नेक्स्ट देखिए, बहुलक से आप क्या समझते हैं? बहुलक से आप क्या समझते हैं? सांख्यिकी में बहुलक उस मूल्य को कहते हैं जो समयक माला में जो एक सीरीज रहती है में सबसे अधिक बार, सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, मल्टीपल टाइम आता है, ठीक है, अर्थात सबसे अधिक आकृति हो उसी को आकृति नहीं, आवृत्ति होगी, जो बार बार रिपीट होता है उसी को बहुलक कहते हैं। कोई सीरीज दी गई ना, इतना इतना इतना, अगर 5 की संख्या अगर 6 बार 7 बार आई है तो सबसे ज़्यादा 5 की बहुलक होगा। बहुत बेसिक सा प्रश्न, ये किसी को गलत नहीं होना चाहिए, मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की यह क्लास यहीं तक। हमने बाल विकास का दूसरा मॉडल पेपर किया है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस को मैंने लिया है, आपके प्रीवियस ईयर से लिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, गलती कोई भी मत करिएगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर कर, जाते जाते एक कमेंट मेरे लिए ज़रूर करते हुए जाएगा, ऐसा मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ। तब तक ले टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।